G20 सम्मेलन को लेकर अलग अलग देशों की तैयारियां और हर देश की कोशिश ये रहेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने रिश्तों को मजबूत करना, आपसी जो सौहार्द है वो बना रहे और आपसी जो रिश्ते हों और मजबूत हो, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में है, कोरोना, अर्थव्यवस्था, ये सभी बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। इंडोनेशिया के बाली में कल से ये बड़ा सम्मेलन होगा G20 समिट, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाली के लिए रवाना होंगे। 15 और 16 नवंबर को G20 समिट होना है। पीएम मोदी G20 समिट का हिस्सा रहेंगे, शामिल इसमें रहेंगे। पीएम मोदी आज बाली के लिए रवाना भी होने हैं। G20 में शामिल जो देश हैं उनके नेताओं से मुलाकात का खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है G20 देशों का, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात काफी खास रहने वाली है, जिसमें ऋषि सुनक से पहली बार मुलाकात होगी, जिस पर इस मुलाकात पर निगाहें टिकी रहेंगी। साथ ही जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध करीब 9 महीने से चल रहा है, उसको लेकर भी ये मुद्दा G20 सम्मेलन में उठने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय तरीके से सामने आएंगे और अपनी बात को रखेंगे, भारत की तरफ से अपनी बात को सामने रखेंगे। बाकी देशों से रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ कैसे हो सकते हैं, मजबूत कैसे हो सकते हैं, इस बात पर भी जोर भारत सरकार का है। आज रवाना हो जाएंगे बाली के लिए और कल और परसों यानी कि 15 और 16 तारीख को ये G20 सम्मेलन होना है। बड़ी बात यह भी कि जब चीन और अमेरिका के बीच में टसल बढ़ती हुई दिख रही है, इस बीच जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में भी मुलाकात होगी तो मुद्दा फिर ताइवान का भी उठ सकता है। ताइवान जिस पर नजरें चीन की गड़ी हुई हैं और इसको लेकर चालबाजियां उसकी लगातार सामने आती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए आज रवाना होने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ महिमा कटारिया भी जुड़ेंगी, हमारे साथ अंजलि मुदगल न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। वो बताएंगे कि कैसे और किन मायनों में ये सम्मेलन खास रहने वाला है। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलने का वक्त क्या है? वाले हैं सीधे बाली के लिए जाएंगे और सबसे बड़ा मौका भारत के लिए यही है कि भारत को G20 की मेजबानी मिलने वाली, G20 का अध्यक्ष हो जाएगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मौका मिल रहा है जब भारत G20 की मेजबानी करेगा, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। तो ये बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए। ये जो बाली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, ये अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा होगी, क्योंकि यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 का अध्यक्ष चुना जाएगा। इसके अलावा भारत कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर कि भारत वहां पर G20 सम्मेलन में बात करेगा। 10 से ज्यादा वैश्विक नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात होगी। जो बाइडेन से मिलेंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सारे मुद्दे जिन पर बातचीत होनी है, लेकिन सबसे बड़ा जो एजेंडा है वहां पर G20 सम्मेलन का, वो रखा गया एनर्जी पर। जी हाँ, एनर्जी सबसे बड़ी बात है जिस पर कि वहां पर चर्चा होनी है, क्योंकि एनर्जी और फूड सिक्योरिटी, हमने देखा रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद में पूरी दुनिया भर में खाद्य का संकट आ गया। भारत ने लगभग 100 से ज्यादा देशों को अनाज का एक्सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर यह सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी और इस पर G20 क्या बात करेगा यह भी देखना होगा। ठीक है, कर्नल शिवदान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, जिस तरीके से G20 सम्मेलन हो रहा है, ऑफ कोर्स ये गर्व की बात है कि 2023 में मेजबानी हिंदुस्तान के नाम होने वाली है और इसकी जो अध्यक्षता है वो 1 दिसंबर से हैंडओवर भी हो जाएगी। ये तो भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन ये जो सम्मेलन अभी 15 और 16 नवंबर को हो रहा है, भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके लिहाज से? देखिए, भारत का इस वक्त जो आउटलुक है वो पूरी दुनिया के वेलफेयर के लिए है। इस समय क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों काफी अन्न की सप्लाई भी पूरे विश्व में करते थे और यहाँ से एनर्जी सोर्सेज भी यहाँ के विश्व को पूरे को मिलते थे, जैसे गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है। इस वक्त इस युद्ध के कारण इन दोनों की संकट विश्व में उत्पन्न हो गया है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होगी कि इन दोनों मुद्दों को अच्छी प्रकार से इस प्रकार सुलझाया जाए जैसे विश्व की समस्याएं थोड़ी कम हो। और इसके साथ साथ इस वक्त
जो एशिया में ये चारों तरफ आतंकवाद फैला हुआ है, इसकी भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि इस आतंकवाद ने आज के युग में पूरा जो प्रोग्रेस थी आज के उसकी युग की, उसको पूरी को मिट्टी में मिला रखा है। इसलिए इन तीनों मुद्दों पर ये बातचीत होगी। और आजकल के आधुनिक युग प्रणाली में खाली सीमाओं पर युद्ध नहीं लड़ा जाता है, आजकल युद्ध लड़ने के तरीके हैं आर्थिक मोर्चों पर, जैसे कि पूरे विश्व में अन्न की कमी हो गई है, जिससे देश जो है आर्थिक संकट से जूझने लगे। उसी प्रकार से शक्ति की, एनर्जी की, उसी इन सब पॉइंटों से आजकल का जो उसको परोक्ष युद्ध कहते हैं, जो उसको परोक्ष युद्ध ये है कि इनडायरेक्ट तरीकों से अब दुश्मन देशों को इतना किया जाए जिससे वो खुद सरेंडर कर दें। इसीलिए इस वक्त जो है मेन मुद्दा होगा अन्न की सिक्योरिटी और एनर्जी सोर्सेज की सिक्योरिटी। जी, अब इसके अलावा महिमा कटारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ मेजर शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना दर्शकों के सामने जरूरी है। लेकिन अंजलि, रूस यूक्रेन का युद्ध जब से छिड़ा है तब से लेकर आज तक भी अलग अलग एंगल से इस खबर को हमने दर्शकों के सामने रखा है। और पिछले दिनों ही चर्चा चल रही थी G20 सम्मेलन को लेकर कि पुतिन आएंगे तो बाकी देशों की कोशिश कैसे रहेगी रूस के तरफ से इस युद्ध को रोकने की। अब पुतिन आ ही नहीं रहे हैं, अब कैसे ये कोशिश हो पाएगी और पुतिन के नहीं आने की वजह क्या समझ में आती है? बिल्कुल रचना, देखिए पुतिन ने, रूस ने इनकार कर दिया है इस समिट में शामिल होने के लिए। इससे पहले जब SCO समिट हुआ था उस दौरान भी एक मंच पर कई बड़े नेता आए थे, लेकिन मुलाकात उस दौरान कई बड़े नेताओं की आपस में नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी SCO समिट में शामिल हुए थे, लेकिन कई बड़े लीडर से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। और इस बार पुतिन ने, रूस ने पहले ही दूरी बना ली है, पहले ही इनकार कर दिया है। इसके पीछे की हालांकि कई अलग अलग वजहें सामने आ रही हैं। अंदर खाने वहां की रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी ये है कि पुतिन रूस से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, चूंकि थ्रेट है उनको, उनकी जान को खतरा है, ये कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा ये भी जाहिर है कि पुतिन को इस बात की बखूबी जानकारी है कि रूस के साथ उसका जो युद्ध पिछले कई महीनों से चल रहा है, इस पर भी बातचीत हो सकती है। ऐसे में जानबूझकर ये जो दूरी है वो रूस की तरफ से इस G20 समिट से बनाई गई है। लेकिन रचना ये जरूर साफ है कि 23 साल के इतिहास में, देखिए 1999 में सितंबर में G20 का जो गठन है वो हुआ था, और पहली बार ये मौका भारत को मिलने जा रहा है जब मेजबानी भारत इस समिट की करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर पूरे कार्यक्रम की हम बात करें तो करीब 40 से 45 घंटे का पूरा कार्यक्रम होगा, और दुनिया के कई बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे समिट के दौरान मुलाकात होगी। 1-to-1 बैठकें भी, द्विपक्षीय बैठक भी होगी। जो समिट का पूरा कार्यक्रम रहेगा वो तो होगा, इसके अलावा भी कई अलग अलग कार्यक्रमों में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात पर। हालांकि अभी अमेरिका के साथ मुलाकात होगी, जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसको लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जरूर ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये भी मेन अट्रैक्शन रहने वाला है। जैसे आपने जिक्र किया, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक से जो मुलाकात होगी ये भी मेन अट्रैक्शन इस समिट का रहने वाला है। महिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, ये खास मौका रहेगा ऋषि सुनक से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, और इस समिट को लेकर खुद कितने उत्सुक है PM मोदी, ये भी उन्होंने जाहिर किया है। इस तरीके से ये पहली बार होगा कि ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तमाम चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। फूड एंड सिक्योरिटी एक मेन मुद्दा रहेगा जिस पर डिस्कशन किया जाएगा। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फूड सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, इस पर डिस्कशन होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी, ये भी देखना होगा कि आखिर ऋषि सुनक रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर क्या कहते हैं। काफी तंज भी कसे जाएंगे या नहीं कसे जाएंगे, किस तरीके से क्या मुलाकात रहती है। बाकी के लीडर्स से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात रहेगी, जिस तरीके से बताया कि 40 से 45 घंटे की उनकी जो मीटिंग है वो वहां पर चलेगी। लेकिन तमाम चीजों के बाद भी रचना, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया प्रेसिडेंसी ले रहा है G20 की, तो वो वहां पर इंडियन कम्युनिटी जो है उसको भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। लीडर्स से तो मिलेंगे लेकिन वहां की इंडियन कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। G20 प्रेसिडेंसी के बारे में भी डिस्कस होगा। तमाम इन्विटेशंस के बारे में भी डिस्कस होगा कि किस तरीके से इंडिया जो प्रेसिडेंसी ले रहा है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडिया प्रेसिडेंसी ले रहा है। उसके बाद क्या इनवाइट के मामले को लेकर भी वहां पर डिस्कस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि किस तरीके से और किन किन लीडर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। जो बाइडेन से मिलेंगे, शी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका हालांकि कोई स्केड्यूल अभी तक नहीं आया है। लेकिन तमाम जो लीडर्स हैं वहां पर उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मेन मुद्दा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फूड एंड सिक्योरिटी, ये तमाम मुद्दे रहेंगे। रचना, ठीक है। मेजर शाह, जब
भारत G20 में सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि एक बार फिर से उभर कर आएगी। भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये एक अलग मौका रहेगा और ये अट्रैक्शन रहेगा खासतौर से हिंदुस्तान के लिए और भारतीय मूल के वहां के लोगों के लिए। लेकिन इसी बीच जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर आप कई बार दर्शकों के सामने अपनी बात रख चुके हैं। इसके अलावा चीन और ताइवान में कैसे टसल बढ़ी है, चीन की टेढ़ी निगाहें कैसे ताइवान पर है, इस पर भी हमने बात की है और अमेरिका ने बार बार चेताया है। ऐसे में जो बाइडेन शी जिनपिंग की इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बात ऐसी है कि रूस के चीन और अमेरिका के संबंध बिल्कुल बहुत ही खराब हो रखे हैं और मैं आपको दूर नहीं हिस्ट्री में नहीं 2019 से शुरू करता हूं। मैं जब वुहान मिलिट्री गेम्स हुए थे तो चीन ने कहा था कि अमेरिकन आर्मी ने आके ये वायरस को बढ़ावा दिया। अमेरिका कहती है कि नहीं, चीन ने वुहान से ये वायरस छोड़ा लैब से, तो ये तू मैं पहले से थी एक्चुअली बहुत वजहों से। एक वजाहत यहां पे मिल गया। इसके अलावा अभी जब नैंसी पेलोसी जब आई ताइवान, तब अमेरिका और चीन के रिश्ते और बिगड़ गए। मगर अमेरिका एक बात पे अटल रही, वो बोलती रही कि नहीं, हम अभी तक वन चाइना पॉलिसी में ही यकीन रखते हैं। और एक तरीके से वो चीन की भाषा होगी ना कि कहना कुछ और करना कुछ। तो नैंसी पेलोसी आती है ताइवान और वो डेमोक्रेसी के बारे में बातें करती हैं और वहां पे अमेरिका की व्हाइट हाउस कहता है कि नहीं, हम वन चाइना पॉलिसी में यकीन रखते हैं। तो एक तरीके से ये मतलब मैं तो ये मानूंगा कि ये चीन को चीन की भाषा में समझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चीन कहता कुछ है, करता कुछ और है। अच्छा, उसके अलावा अब आप देखिए जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी साइड पे अलग से, जिसका G20 में लेन देना नहीं है हालांकि बाली में, तो इसके बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बात से ही तो बात निकलती है। अब जब तनावपूर्ण रिश्ते हो रहे हैं, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप फिजिकली मिलेंगे ऑफलाइन, फ्लैश एंड ब्लड, तो बहुत सी गलत फहमियां होंगी, गिले शिकवे होंगे जो दूर होंगे। तो मैं इसको देखता हूं कि भाई एक तरीके से बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है ये। और मगर अमेरिका भी डर से मस नहीं होगी। जो भी गलत काम चीन ने कर चुके हैं पहले और वो करते आए हैं, वो बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि वो गैर कानूनी मुल्क एक तरीके से मैं यही बोलूंगा। और अभी 2 दिन पहले, परसों की बात है, चीन ने 36 फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर ताइवान बॉर्डर पे उड़ाए थे। वो चीन डराने की कोशिश करता है ताइवान को। 1949 से लेके अब तक ताइवान और चीन साथ में नहीं हुए, लेकिन चीन फिर भी कहता है नहीं, भले ही डंडे से साम दाम दंड भेद, हम ताइवान को मानना ही पड़ेगा कि वो हमारा हिस्सा है भाई। और लोग कहते हैं नहीं, ताइवान तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नेशन है। हालांकि हमने अमेरिका ने अभी मान्यता नहीं दी है ताइवान को, तो कि हिंदुस्तान ने भी नहीं दी है ताइवान को मान्यता। हमारे कोई एम्बेसडर तो है नहीं वहां पे। अब जब ये मीटिंग होएगी रचना जी, बहुत चीजें हल होंगी और बहुत चीजें का सलूशन निकलेगा। सही आप कह रहे हैं। ये समिट होगा तो फिर दुनिया के कई देशों की निगाहें इस पर रहने वाली हैं, क्योंकि प्रभावित बाकी देश भी रहेंगे। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। राकेश, 2023 में भारत को अध्यक्षता करनी है G20 समिट की, ये तो गर्व का मौका है, लेकिन अभी 2022 के लिहाज से भारत की स्ट्रैटेजी, पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी किस तरीके से सामने आने वाली है G20 समिट में? देखिए, G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे और उनका यह दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। वो इंडोनेशिया में लगभग 45 घंटे का समय बिताएंगे और इस दौरान 20 वार्ताओं में हिस्सा लेंगे और दुनिया भर के करीब 10 वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात करने की संभावना है और उसमें ऋषि सुनक भी मिलेंगे। जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि आखिरकार क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो सूत्रों की माने तो इस साल के G20 सम्मेलन में 3 वर्किंग सेशन और कुछ अन्य कार्यक्रम होने हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में भारतीयों के कार्यक्रम में भी शिरकत कर सकते हैं। वे इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीयों को संबोधित करेंगे और भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता स्वीकार कर सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 की बैठक में कहा था कि दुनिया भर को मिलकर वैश्विक समस्याओं का सामना करना है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है, खासतौर पे भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और ऐसे समय में जबकि रूस और यूक्रेन के बीच
चल रहे युद्ध के दौरान होने वाला ये सम्मेलन काफी अहम रहने वाला है। जी, काफी अहम रहने वाला है ये G20 समिट। और अब जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं G20 समिट के टॉपिक्स को लेकर, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, किन किन देशों की क्या भूमिका रहने वाली है। कर्नल शिवदान, जब पिछले करीब 9 महीने से हम रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बार बार चर्चा करते रहे हैं, पुतिन का इसमें नहीं आना, जब बाकी देश उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे या फिर ये कहिए समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त पुतिन का पीछे हट जाना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ अगर अंदर की खबर यह है, हालांकि व्यस्त कार्यक्रम का हवाला दिया गया है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि पुतिन डरे हुए हैं, पुतिन को अपनी जान का खतरा है, ये कितना गले से नीचे उतरता है आपको? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि पुतिन को अपनी जान का खतरा है। इस वक्त खेरसान में रूसी सेनाएं पीछे हट रही हैं और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये एक टैक्टिकल विड्रॉल है। हमारे सैनिक भाषा में इसको टैक्टिकल विड्रॉल कहा जाता है कि इसमें जानबूझ करके पीछे हटकर ऐसी पोजीशन ली जाए जहां से एक बड़ा अटैक दुश्मन पर किया जा सके। तो हो सकता है कि रूसी सेनाएं जानबूझ करके पीछे हट रही हैं और किसी बड़े अटैक की तैयारी कर रही हैं। इसलिए इस बड़े अटैक के बाद हो सकता है इसकी बहुत जबरदस्त रिएक्शन हो, अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़े और भी नाटो देश हो सकता है एक्टिवली आ जाएं आगे। ऐसे समय में पुतिन का वहां रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मोमेंट पर पुतिन वहां के एग्जीक्यूटिव हेड हैं और उनके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी सेना को कोई बड़ा कदम उठाने के लिए। इसलिए ये कहना कि पुतिन को अपनी जान का खतरा है, ये गलत बात है, क्योंकि उनकी खुद की सिक्योरिटी होती है, जो देश इसको ऑर्गेनाइज करता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है। इसका केवल यही है कि पुतिन जानबूझकर, नंबर 2, पुतिन इस समय इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि बाकी जो देश, जो मेंबर देश हैं, वो सब उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि पुतिन युद्ध विराम करें और नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। हो सकता है उसके लिए पुतिन अभी तैयार ना हो। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए पुतिन ने इस मीटिंग में ना आने का आप कह रहे हैं कि पिछले 8-9 महीने से जो अलग अलग देशों की तरफ से इंटरफेयर किया गया, बार बार पुतिन को समझाने की कोशिश हुई कि युद्ध रोक दीजिए, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, और सिर्फ रूस यूक्रेन नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, बार बार समझाया गया, पुतिन समझे नहीं है। और पुतिन जानते हैं कि G20 समिट में भी ये मुद्दा दोहराया जा सकता है और फिर से समझाने की कोशिश हो सकती है, अलग तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है, इसीलिए इस मीटिंग से किनारा किया है पुतिन ने। हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा खास रहने वाला है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम दर्शकों को बता रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं भारत कैसे गर्व के साथ 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है, मेजबानी करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे 15 और 16 नवंबर, वो तारीख रहेगी जब G20 सम्मेलन में कई राष्ट्र प्रमुख हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की तरफ से अपनी बात रखेंगे, रिश्ते और मजबूत होंगे ऐसी उम्मीद है। साथ ही साथ फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर खासतौर पर फोकस रहने वाला है। ये G20 समिट इसलिए भी खास है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी अलग अलग देश अपनी बात सामने रखने वाले हैं। हालांकि पुतिन नहीं पहुंच रहे हैं। इस बीच बड़ा अपडेट आप जानिए, पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से इस दौरान मुलाकात करने वाले हैं। ऋषि सुनक के साथ दोनों देशों के बीच में संबंधों पर बात होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA को लेकर भी बातचीत होनी है। बायलैटरल रिलेशंस को लेकर भी रोड मैप तय होने वाला है। 2030 की दिशा भी यहाँ तय होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये संकेत दिए हैं कि FTA को लेकर एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में है और दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की बात होगी। रणनीति उसी अकॉर्डिंग तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जो कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि और भारत सरकार की विदेश नीतियों की तारीफ होती रही है अलग अलग मौकों पर, अलग अलग वक्त पर। ऐसे में G20 सम्मेलन के लिए अब थोड़ी देर बाद रवाना भी हो जाएंगे। 15 और 16 तारीख खास दिन रहेगा G20 सम्मेलन का। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मैं ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर सवाल कर्नल शिवदान सर से पूछूं, लेकिन उससे पहले चूंकि हम बात कर रहे थे पुतिन के पहुंचने की, तो मेजर शाह, जिस तरीके से पुतिन की छवि को लेकर डिस्कशंस आपने और हमने बहुत किए हैं, डिबेट के तौर पर भी हमने इस पर बात की है। पुतिन अगर नहीं पहुंच रहे हैं, कर्नल शिवदान सर का कहना यह है कि
इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम है। लेकिन जो अलग अलग आर्टिकल्स छप रहे हैं पुतिन को लेकर कि पुतिन को डर है, क्या आप भी सहमत हैं कि हाँ व्यस्त कार्यक्रम होंगे इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर दूसरा लॉजिक आपको गले से उतर रहा है कि हाँ पुतिन को भी डर हो सकता है, वो पुतिन जो बार बार डरा रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि मैं तीसरा लॉजिक आपको देता हूं। मेरे को लग नहीं रहा कि उनकी जान को खतरा है, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा, ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि भाई अभी वो युद्ध के ऐसी सिचुएशन में है कि प्रेसिडेंट पुतिन को वहां पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वर्चुअली कहीं से भी आदेश दे सकते हैं, वो इंडोनेशिया से भी दे सकते हैं, कहीं से भी वो निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप और मैं बैठा हूँ इस वक्त ऊटी में, अपने पुराने स्कूल के यहाँ पे मैं आया हूँ, और आप दिल्ली में हैं और हम बात कर पा रहे हैं। बस ठीक उसी तरीके से वो वहां पे इंडोनेशिया जाके भी वो कर पाते थे। लेकिन देखिए, जब ये न्योता आया तब इंडोनेशिया पे बहुत प्रेशर था, उनके प्रेसिडेंट के ऊपर वेस्टर्न पावर से, स्पेशली सुपर पावर अमेरिका से बहुत प्रेशर था कि प्रेसिडेंट पुतिन रूस को इसमें शामिल ना किया जाए, रूस को इन्विटेशन ना दिया जाए। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये स्पष्ट कर दिया था उसी टाइम पे ही कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर आते हैं तो भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आने वाला इसके लिए, और मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ऐसा तो जो शुरुआत में जब प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला कि वो नहीं जाएंगे, तब मुझे लगा ये समझदारी है, ये सूझबूझ वाली बात है, प्रूडेंट बात है, अक्लमंदी की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है, एक तरीके से अच्छा है कि वहां पे नहीं जा रहे हैं। मैं कर्नल शिवनान की इन बात से सहमत हूँ बिल्कुल कि भाई जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो बाकी मुल्क के लोग, क्योंकि जंग तो कोई नहीं चाहता ना, सब चाहते हैं शांति हो जाए, तो सब उन पे दबाव बनाएंगे शांति रखने का। अब प्रेसिडेंट पुतिन भी खुद ही दिल के किसी कोने में शांति चाह रहे होंगे, लेकिन उनकी कैसी ऐसी ठोस मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो उस जंग को लड़ रहे हैं और उसको खींच पा रहे हैं, और आगे और इनके इरादा और शायद होगा और लंबा ले जाने का। तो इसके लिए वो शायद सर्जी लैवरोव को नियुक्त कर रहे हैं वहां जाने के रूस के बिहाफ से। भलाई प्रेसिडेंट पुतिन जाए या ना जाए, रूस तो हिस्सा ले रहा है, मतलब रूस तो हिस्सा ले रहा है, रूस तो इसका भाग्य है। तो बस इसकी खास बात यही वजह है कि एक तो उनको लगा कि अगर मैं जाऊं तो वेस्टर्न पावर्स जो होंगे प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उनके लिए बहुत एम्बैरसिंग, और एम्बैरसिंग तो क्या, अनकंफर्टेबल भी क्या, इससे ज्यादा अनकंफर्टेबल क्या होएगा, लेकिन अनईजी होएगा उनके लिए वहां जाना। पहली बात तो जान की खतरा को मैं नहीं मानता, और क्योंकि ये इंडोनेशिया की भी जिम्मेदारी बनती है, और कोई भी राष्ट्र ऐसा बचपने का कदम नहीं उठाएगा कि किसी तीसरे राष्ट्र में जाके हत्या कर दे। नहीं, देखिए अमेरिका ने ईरान के, मतलब मेजर शाह आप इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि जो पश्चिमी देशों की तरफ से बार बार खबर डेवलप की जाती है जानबूझकर, कुछ इस तरह का ये इशारा हो सकता है। ठीक है, राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से G20 सम्मेलन हो रहा है, पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, कई 10 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर से उनकी मुलाकात होनी है, 45 घंटे का जैसे आपने कहा कि ये दौरा है, उसमें 20 से ज्यादा कार्यक्रम रहेंगे, शामिल रहेंगे। अट्रैक्शन कौन कौन से पॉइंट इसमें रहने वाला है? कई वर्ल्ड लीडर से मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऋषि सुनक जो काफी ज्यादा युवा हैं, काफी ज्यादा एनर्जेटिक हैं, ऐसे में पीएम मोदी का उनसे मिलना खास रहेगा, वो भी तब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी मिल गई है दोनों देशों की। देखिए, पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का डिपार्चर स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि हम जो हैं 14 से 16 नवंबर को 17वीं G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंच रहे हैं, और यहां पर हमें जो है G20 लीडर्स के साथ की इशू से प्रमुख मुद्दा है ग्लोबल कंसर्न जो है कि ग्लोबल ग्रोथ हो, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे मुद्दे हैं, एनवायरमेंट, हेल्थ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मुद्दे हैं। साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हम जो है 15 नवंबर को सदस्यों को हाल में हम संबोधित करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ और टैगलाइन होगा। प्रधानमंत्री की हाली दौरे से पहले उनकी ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसकी मजमून समझ सकती हैं कि ये दौरा कितना अहम रहने वाला है। रचना, बिल्कुल। राकेश, आप रहिएगा हमारे साथ। आप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवाना होने से लेकर दौरे की एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अंजलि, जब बात फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी की हो रही है, स्वास्थ्य की हो रही है, तो कोरोना का जिक्र जरूर होगा।
वो मुद्दे हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, फूड सिक्योरिटी हो, इसके अलावा अलग अलग जो मुद्दे जिनका गठन, जिस पर चर्चा के लिए गठन ही हुआ था इस समिट का। लेकिन इस बार जो और महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले जिन पर चर्चा होगी, जाहिर है वो कोरोना है, रूस यूक्रेन का युद्ध है, इसके अलावा जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो हैं, साथ ही साथ चीन की पश्चिमी देशों के साथ पिछले कुछ दिनों से जो ठनी हुई है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि चीन के लिए कहा जाता है कि ऐसा कोई देश नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ऐसे में चौतरफा चीन घिरने वाला है इस पूरे समिट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग के साथ कोई मुलाकात नहीं होने वाली है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। इसके अलावा किसी और, अगर हम देश की बात करें तो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की 1-to-1 बातचीत शी जिनपिंग के साथ नहीं होने वाली है। तो ये समिट इस बार महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि चीन को चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी सभी देशों की तरफ से की गई है। हाँ, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद, मतलब बतौर राष्ट्रपति इस जो उनका सेशन है उसमें पहली बार शी जिनपिंग से मिलेंगे। कर्नल शिवदान, इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका जो बार बार चीन को चेताता रहा है उसकी हरकतों पर, चाहे वो कोरोना को लेकर घेरने वाली बात हो, ताइवान पर टेढ़ी निगाहें करने वाली बात हो, पहली फेस टू फेस मीटिंग होगी जो बाइडेन और शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग की पहली मुलाकात है, इसलिए इसमें जो दोनों का रुख रहेगा वो उन आइडियाज के साथ रहेगा जिनसे दोनों देश एक दूसरे के प्रति डील कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि ताइवान की तरफ चाइना की टेढ़ी नजरें हैं, और ताइवान के अंदर जो प्रजातंत्र है जिसका कि अमेरिका सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है विश्व में, उस प्रजातंत्र को खत्म करके चीन वहां पर कम्युनिस्ट शासन प्रणाली लगाना चाहता है। और अमेरिका के संविधान में ये प्रावधान है कि जहां पर भी विश्व में प्रजातंत्र को खतरे में पड़ेगा वहां पर अमेरिका खुद अपने आप पहुंचेगा। हाँ, इसको देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति की शी जिनपिंग के साथ में ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। बेहद खास ये मुलाकात होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की निगाहें इस मुलाकात पर रहने वाली हैं। चीन जो बार बार अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। संजय शर्मा, मुझे लगता है ये जो 15-16 दोनों तारीख हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा भारत के लिहाज से कहते हैं ना कि वो अट्रैक्टिव तस्वीरें वो रहेंगी जब भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बातचीत करेंगे, उनसे आमना सामना होगा। देखिए, 16 तारीख खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगी, जिस दिन उनको G20 की मेजबानी सौंपी जाएगी। साथ ही साथ वहां पर रह रहे भारतीयों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो बाली की यात्रा है वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री भारत के तौर पर, लेकिन जब लौटेंगे तब वो G20 के अध्यक्ष बन चुके होंगे। तो 16 तारीख भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के चेयरमैन बन करके लौटेंगे भारत। लेकिन हम यहाँ पर और चीजें बता दें कि भारत का जो रुक रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेता जिनकी की पूरी दुनिया भर के नेताओं ने इस बात के लिए प्रशंसा की थी कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से साफ साफ कहा था कि ये समय, ये दौर युद्ध का नहीं है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कहना था, उसके बाद में अब G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहने वाले हैं, रूस और यूक्रेन में भारत की सीधी सीधी भूमिका है। भारत नहीं चाहता कि युद्ध हो, दोनों देश शांति की टेबल पर आए, शांति की टेबल पर बैठ के बात करें, निगोशिएशन से मामले को सुलझाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं लीड ली हुई है। ग्लोबल लीडर्स में शामिल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और G20 के चेयरमैन बनने के बाद में दुनिया के बड़े नेताओं में उनकी गिनती भी हो। बिल्कुल, और लगातार भारत की उभरती छवि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसकी दुनिया भर में तारीफ होती रही है। ये पहला मौका नहीं रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम एक बार फिर से अप्रिशिएबल रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, राकेश, संजय, मेजर शाह, साथी कर्नल शिवदान, अंजलि, आपका भी शुक्रिया। महिमा कटारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के लिए रवाना होने वाले हैं। बाली में G20 समिट होने वाला है, और जैसे हमने कहा कई वो खास मौके रहेंगे जो G20 समिट में अट्रैक्शन पॉइंट रहने वाले हैं, आकर्षण का बिंदु रहने वाले हैं। जब भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात होगी, एक बार फिर से विदेशी जमीन पर मोदी मोदी के नारे भी लगने वाले हैं, और जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बाएं फैलाकर बहुत ही उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार भी कर रहे हैं। जैसे जैसे सम्मेलन शुरू होगा, जैसे जैसे तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ गर्व का पल रहेगा, 2023 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता, मेजबानी करने का मौका हिंदुस्तान के पास होगा 1 दिसंबर, जब हैंडओवर की जाएगी अध्यक्षता।